Hey everyone, myself Prashant Thakur, your biology faculty. Lot of welcome in this class. And last class I was talking about the human blood. लास्ट क्लास में किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? ह्यूमन ब्लड के बारे में. हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी. ये कोर्स बायोलॉजी का आपको पता है रेलवे का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और ये आज इसकी तीसरी क्लास होने जा रही है. ठीक है, इस तीसरी क्लास में हम आज पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में छोड़ा था, मतलब वहीं से स्टार्ट करेंगे आज. बिल्कुल ठीक है. तो आज ये जो चैप्टर है इसमें लगभग कम से कम 5 से 6 क्लासें और होने वाली हैं. अभी कितनी क्लासें? 5 से 6 क्लासें अभी और होंगी. उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था. हमने पढ़ा था बफर विलियन के बारे में. बफर विलियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था ब्लड बफर विलियन होता क्यों है. बफर विलियन इसके बारे में हमने बता दिया था. हमारे ब्लड में कौन सी एसिड पाई जाती है वहां तक हमने पढ़ लिया था. नंबर 1 थी हमारी कार्बोनिक अम्ल. और दूसरी थी हमारी बाइकार्बोनेट. यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. अब देखो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम पढ़ना. एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है कि बताइए हमारे ब्लड में कौन सी एसिड पाई जाती है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल. कौन सा टिक करोगे? कार्बोनिक अम्ल पे. देखते ही टिक करना है. ठीक है, आंसर का क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा होता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल में ये अम्ल पहले बनता कैसे इसके बारे में देखेंगे. देखिए सबसे पहले हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाती है. कौन सी? ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस भीतर गई. ठीक है, जब ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में पहुंचती है तो जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, कार्बन ये ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसको जलाता है. जब ये इसको जलाता है तो एक एसिड बनती है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड. कौन सी गैस वो सॉरी कौन सी एसिड होती है? कार्बोनिक एसिड बन जाती है. ठीक है, और ये कैसी होती है? जाहिर सी बात है अगर ये हमने अम्ल लिखा है तो ये अम्लीय होती होगी. कैसी? अम्लीय. ठीक है, देखो हमने उस दिन बताया था कि ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे रक्त के जो पीएच मान को बैलेंस करके रखती हैं, कांस्टेंट बना के रखती हैं. कांस्टेंट यानी कि जब कोई प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा तभी कांस्टेंट रह पाएंगी. ठीक है ना. तो देखिए ये होती है हमारी कैसी? अम्लीय. समझ में आ गया? यानी कि ये कैसी होती है? अम्लीय. और दूसरी हमारी जो होती है बाइकार्बोनेट, ये कैसे बनती है? अब ये देखिए हमने बताया ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज की उपस्थिति में जलती है. क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे. यहाँ पे क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. अब जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी से मिलती है, जैसे ये मान लो हमने सांस ली, ठीक है, और मैंने अब पी लिया पानी. अब मैंने पानी पी लिया तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बना लेती है?
कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट कैसे बनता है समझिए। यहां पे जब कार्बोनिक अम्ल एक हाइड्रोजन के एक अणु का त्याग कर देता है, हाइड्रोजन के एक अणु का त्याग करने पर बाइकार्बोनेट बनता है, बनता है। इतनी चीजें समझ में आई क्या होता है। देखिए हमने बताया सबसे पहले ऑक्सीजन गैस, ठीक है, अंदर ली। ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज की उपस्थिति में जल गई, ठीक है ना। ग्लूकोज की उपस्थिति में जब जल जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। देखिए हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, सबने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में जाती है। वो अगले चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में जाती है लेकिन अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। इस वजह से हम डायरेक्टली इसको यही बोल देते हैं, हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो समझिए ऑक्सीजन किसकी अवस्था किसकी उपस्थिति में चली, प्लस ग्लूकोज की, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना दिया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने बन गई हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद जब यह जल की उपस्थिति में किसके साथ मिली, ये जल के साथ जब मिल जाती है तो क्या बना देती है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड की जो वो होती है अवस्था, वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय, कैसी होती है, अम्लीय होती है। इस चीज को पढ़ा दिया। अब देखो जब यही चीज एक हाइड्रोजन के अणु का जब त्याग कर देती है, ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे जब यह हाइड्रोजन के एक अणु का त्याग कर देती है तो क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट। और यह जो बाइकार्बोनेट है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आया इस चीज को, कैसी होती है, क्षारीय। देखिए अब इधर समझिए, कार्बोनिक अम्ल कैसा होता है, अम्लीय होता है। बाइकार्बोनेट कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो जब ये अम्लीय और क्षारीय का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसी के वजह से जो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसी को बैलेंस करता है। कौन करता है, ये दोनों चीजें करती हैं। यहीं पे छोड़ा था ना मैं लास्ट क्लास को, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो यही चीज समझिए। ये होता है अम्लीय, ये होता है क्षारीय। अब कोई चीज अपने आप में माइनस है तो दूसरी चीज जो प्लस होगी तभी तो, जैसे मान लो ये मेरा कोई हाथ पकड़े हुए है और एक लोग इधर से पकड़े, तो दोनों लोग ताकत लगाएंगे तो ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ना इधर कोई खिंच पाएगा ना कोई इधर खिंच पाएगा। वैसे ही इधर ये है हमारा एसिड फॉर्म में और ये है हमारा क्षारीय फॉर्म में, बेस फॉर्म में इधर आ जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखते हैं। देखो इधर नंबर 1 था हमारा कार्बोनिक अम्ल और दूसरा था हमारा बाइकार्बोनेट। यहां पर चीजों को ध्यान से समझना, बाइकार्बोनेट। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। टॉपिक समझ लिया, बाइकार्बोनेट, ठीक है, हमने टॉपिक समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अब वो चीज समझिए। देखिए इसका जो रेशियो पूछा जाता है, कभी कभी
परीक्षाओं में रेशियो भी पूछ लेते हैं, तो इसका रेशियो हमेशा याद रखना 20:1। 20:1। इसका रेशियो कितना है? 20:1 कितना हो जाता है? 20:1। अब देखो क्वेश्चन, देखो डायरेक्टली क्या बनेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी जनरल क्वेश्चन है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून होता है। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पुरुष। पुरुष इतना होता है पुरुष में 5 से 6 लीटर। अब समझिए, जैसे कि अब मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन करता है, एक जो पुरुष है, एक जो मेल है, मेल गैमेट्स जो है वो है यहाँ पे। एक चीज समझना यहाँ पे ध्यान से, एक जो व्यक्ति है उसका वेट है 40 केजी, यानी कि एक व्यक्ति है 40 किलो का, समझते रहना बात को ध्यान से। दूसरा है हमारा 60 किलो का, और तीसरा हमारा हो जाता है 100 किलो का। ये 3 पुरुष मान लीजिए यहां पर है। पहला है 40 का, दूसरा है 60 का और तीसरा है 100 किलो का। जब मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये पतला है और इसका वेट जो है वो कम है, कितना है? 40 है। और हाँ समझिए इधर, कितना है वेट? 40। दूसरे का कितना है? 60। तीसरे का कितना है? 100 है, 100 है पूरा। तो देखिए, अगर इस 40 किलो का जो व्यक्ति है, अगर ये स्वस्थ है शरीर से बिल्कुल, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। कितना होगा? 5 से 6 लीटर ब्लड होगा इसके अंदर। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा हमारा दिया है 60 किलो का, इसके अंदर भी 5 से 6 लीटर ही ब्लड होगा। अब आपका क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हुआ। आपने कहा एक है 40 का, दूसरा है 60 का, ये इससे वजन में भी ज्यादा है, तो फिर इन दोनों में ब्लड की मात्रा इसके शरीर में बराबर कैसे हो सकती है? तो देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे, जब वेट बढ़ता है, वेट जब बढ़ता है तो वसा ज्यादा हमारे शरीर में वसा बढ़ती है। वसा ब्लड नहीं है, वसा वसा ब्लड नहीं है। ब्लड हमारे अंदर में रिवर की तरह काम करती है। ब्लड रिवर की तरह काम करती है, रक्त बहता है। अब चाहे कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वो चाहे 40 किलो का है, चाहे 60 किलो का है और चाहे 100 किलो का है, अगर इस हिसाब से वेट के हिसाब से अगर ब्लड की जो मात्रा है उसको हम अगर देखते तो 100 किलो वाले में तो लगभग 12-13 लीटर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखिए इधर जो 100 किलो का व्यक्ति है, इसके अंदर ही 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है, ठीक है। ये बात किसकी की है हमने? मेल्स के बारे में बात की है, पुरुषों के बारे में। अब देखिए फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। सॉरी। देखिए फीमेल, किसके बारे में देखते हैं? फीमेल के बारे में। फीमेल के बारे में हमने अलग अलग क्यों लिखा रहे हैं, ये आपका भी क्वेश्चन हो सकता था, इसलिए मैंने अलग लिखा दिया, पहले ही बता दिया कि मेल के बारे में और फीमेल के बारे में आप पढ़ो। देखो, कोई फीमेल है जिसका वेट है 50 केजी, 50 केजी, दूसरी है 70 केजी और तीसरी है 90 केजी। चाहे एक सेकंड, सेम वैल्यू ले ले रहे हैं, इससे आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। 40 की जगह भी 50 की जगह भी आप 40 ही कर दो, इसकी जगह 60 की जगह 70 कर दो। मेल्स और फीमेल्स की जब सेम वैल्यू लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो 90 की जगह पे यहाँ पे हम 100 की दे रहे हैं, ठीक है। पहली 40 की, दूसरी है 60 की और तीसरी है 100 किलो की महिला। अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ाया कि जो
मेल्स के एक स्वस्थ जो शरीर है उसके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अगर एक किसी व्यक्ति के अंदर मान लो जो स्वस्थ है, पुरुष है, और उसके शरीर में 6 लीटर ब्लड है, कितना? 6 लीटर, 6 लीटर ब्लड है, तो फीमेल्स की बॉडी के अंदर 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर ही ब्लड होगा। क्यों होगा? ऐसा क्या होता है? देखिए, फीमेल्स की जो बॉडी है उसका कार्य अलग होता है। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके जो गर्भाशय में जो शिशु पल रहा है उसके अंदर भी ब्लड ही कहां से जाएगा? उस प्रेग्नेंट लेडी के शरीर से ही उसमें ब्लड चला जाता है। तो देखो यहाँ पे रक्त खर्च हुआ, रक्त खर्च हुआ, यहाँ पे ब्लड का खर्चा हो गया। यहाँ पे उसके शरीर में मान लो हमने 6 लीटर था, सपोज करो उसके शरीर में मैंने मान लिया 6 लीटर है, अब उसे अपने बच्चे को भी ब्लड देना है, तो मान लीजिए आधा लीटर उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके शरीर में? 5.5 लीटर। अब ये चीज समझ ली। अब दूसरी क्या होती है? फीमेल्स बॉडी के अंदर, फीमेल्स बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है हर महीने। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तो क्या होता है? यूट्रस की जो पहली परत होती है, जैसे जिसे हम कहते हैं आंतरिक परत, आंतरिक परत जो होती है वो क्या करती है? टूटकर वजाइना के थ्रू बाहर आती है, बाहर आती है। किसके किसके थ्रू आती है? ब्लड के थ्रू आती है। ब्लड, ब्लड के साथ में आती है, तो ब्लड का खर्चा हर महीने यहाँ पे है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति लेडी है जो 1 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, मान लीजिए वह प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए उसके शरीर में पूरा 6 लीटर ब्लड है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर क्या हुआ उसका? मान लो यहाँ पर 0.5 लीटर खर्च हो गया, कितना बचा? 5.5 लीटर। तो वही चीज मैंने बताई है। क्या कारण? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस रीजन? इसके पीछे का कारण क्या है? तो वो कारण मैंने आप लोगों को सही से पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये मात्रा किसमें हो गई? हमारी लीटर में। अब देखिए यूनिट के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितने यूनिट ब्लड होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बना कि बताइए एक पुरुष के अंदर या किसी मनुष्य के पूछ ले, तो वहां पे पहले से ही दिए होता है। मनुष्य का अगर नाम लिखा होगा तो 5 से 6 लीटर, यानी कि चाहे आप इसमें चाहे मेल्स की बात कर लो चाहे फीमेल्स गेमेट्स की बात कर लो, दोनों का आंसर सेम होना है। क्योंकि अगर मेल्स होगी तो उसने पहले ही लिख दिया 5 से 6 लीटर, यानी कि 5.5 हो जाएगा। और अगर उसमें मेल्स की बात कर रहा है तो 5 से 6 लीटर। 6 लीटर अगर स्वस्थ व्यक्ति में किसी में रक्त है तो वो आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से एनसीईआरटी ने इसमें पहले से ये पॉइंट बढ़िया जोड़ा है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है, यूनिट के बारे में देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ही देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे पढ़ाएं। मैं साइड हो गया पहले। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड यूनिट, ब्लड यूनिट, ब्लड की यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। कई कई बार ऐसा हो जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग जैसे रट्टा मार लेते हो एक मानव स्वस्थ मानव के अंदर 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड, ऐसा करते हो तो वो आपको घुमाता है कि अच्छा बेटा रट रहे हो, देखो इधर क्या करता है। फिर वो कुछ क्वेश्चन दागता है आपसे कि बताइए स्वस्थ व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, शरीर में कितने यूनिट, यूनिट क्या होता है यूनिट वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। कितने यूनिट ब्लड, ब्लड होता है? होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? कितने
यूनिट ब्लड होता है। तो देखो, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 10 यूनिट ब्लड होता है। कितना होता है यहाँ पे? 10 यूनिट ब्लड होता है। 10 यूनिट ब्लड होता है। संभाल के याद करें, 10 यूनिट ब्लड होता है। 10 यूनिट ब्लड होता है किसके अंदर? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। देखते ही ऑप्शन क्लास। देखो इधर, अब एक यूनिट में कितने लीटर ब्लड होता है? लीटर नहीं, सॉरी, एमएल। कितने एमएल ब्लड होता है? मिलीलीटर। देखो, एक लीटर बराबर, एक लीटर बराबर बराबर एक लीटर बराबर ब्लड होता है हमारा 350 ml से लेकर होता है हमारा 350 ml से लेकर 450 ml तक। क्या होता है ये? 1 लीटर। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पे, 1 यूनिट लिखना था मुझे। 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर क्या होता है हमारा? 350 ml से लेकर हो जाता है हमारा 450 ml तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 350 से लेकर 450, कितना? 450 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट होता है। और एक व्यक्ति में ब्लड होता कितना है टोटल? जब मान लो 5 से 6 लीटर किसी के अंदर ब्लड है, अब वो आपको वैल्यू यूनिट में पूछ लेता है, तो क्या करोगे? तो बता दोगे यहाँ पर 10 यूनिट ब्लड होता है, बात खत्म होगी यहाँ पे। फटाफट खत्म। इतनी चीजें समझ में आई है ना? तो देखिए, अब एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, आपने कभी किसी को, अपने रिलेटिव्स को कभी रक्तदान किया है? ब्लड डोनेशन किया है कभी? तो देखो, ब्लड जो डोनेशन करते हैं, जैसे मान लो डॉक्टर ने आपसे कहा कि क्या आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर क्या करेगा? आपकी ब्लड की जांच करता है। सबसे पहले देखा होगा आपने, क्या क्या मिलाता है उसमें, मैच क्या क्या करता है वो, कि आपका जो रक्त है और मैं जिस पेशेंट को देने वाला हूं, क्या उसके लिए ये ठीक है। देखो, सबसे पहले वो ब्लड ग्रुप चेक करता है। क्या चेक करता है? ब्लड ग्रुप। ठीक है। और क्या देखता है? वो देखता है कि आपके अंदर 10 यूनिट ब्लड है भी या नहीं। अगर 10 यूनिट ब्लड से कम होता है तो वो आपका ब्लड नहीं लेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर से वो ब्लड लेता है तो आप स्वयं ही बीमार हो जाओगे। ठीक है, समझ में आया ना इतनी चीज? और दूसरी चीज, अब मान लो आप स्वस्थ हैं, ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया, आपका रक्तदान जो आपने किया है वो भी ठीक है, सारी चीजें मैच हो गई हैं, और अब डॉक्टर रेडी है आपका ब्लड लेने के लिए, यानी आपने जो डोनेशन किया है, तो आप एक बार में कितना ब्लड जो है दान कर सकते हैं? कितना ब्लड दान कर सकते हैं? आप एक बार में 1 यूनिट ब्लड ही दान कर सकते हैं। 1 यूनिट रक्त दान कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक समय में 1 यूनिट रक्तदान किया जा सकता है। अब 1 यूनिट में कितने ml होता है रक्त? मैंने साफ अक्षरों में लिख दिया है, 350 ml से 450 ml तक। जब आप किसी को रक्त देते हैं, जो डॉक्टर की जो होटल होती है, उसमें आपका ब्लड कितना आता है? 1 यूनिट। समझ में आ गया ना इतनी चीज को? 1 यूनिट। इतनी सारी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी सभी बच्चों को। ठीक है ना? कैसी लगी क्लास? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चीजें समझ में आ रही, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है? अगर कोई भी अगर कमी लग रही है आप तो तुरंत हमें कमेंट करिएगा हमारे वायो वर्ल्ड 17 के इंस्टाग्राम पर, वायो वर्ल्ड 17। ठीक है ना? वायो वर्ल्ड 17 पर आप कर सकते हैं। नाम नहीं लिख रहे, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेना, वायो वर्ल्ड 17। अब देखिए आगे का हमारा जो टॉपिक कौन सा रहने वाला है? ब्लड फॉर्मेशन। अगला जो टॉपिक हमारा होगा कल, ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन
ठीक है ना। ब्लड फॉर्मेशन का मतलब होता है रक्त का निर्माण, रक्त निर्माण, रक्त निर्माण। समझ में आ गया ना, रक्त निर्माण। ब्लड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रक्त निर्माण। इस टॉपिक पर कल होगी हमारी चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। एक कमेंट आप लोग जरूर करें, कुछ भी करें चाहे, एक कमेंट आप लोग जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो अगर क्लासें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेलवे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये, और रेलवे की चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ए टू जेड रेलवे के थ्रू, आरआरबी के थ्रू, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से चाहे कोई भी भर्ती निकाली जाती है और जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, आप डेफिनेटली, अब मान लो मैं ये ब्लड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, भरोसा ना हो तो कोई भी किताब उठा के देख लेना, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, बस चीजों को अच्छे से रिकॉल करते रहना और बाकी चीजें आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू।